Hello and good morning students, welcome back to your online classes. We are going to basically do a little bit of revision for chapter number 4 today. Revision in the sense कि इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में हुए थे और कुछ टॉपिक्स ऑनलाइन क्लासेस में हुए थे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि जो टॉपिक्स ऑफलाइन में हुए थे उन्हें भी आज हम लोग दोबारा एक बार देखने वाले हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में भी, सो दैट जिन सेक्शंस में ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाई थी उन सेक्शंस में भी इस चैप्टर की जो टॉपिक्स हैं वो पहुंच सकें. ओके, सो हम लोग इस चैप्टर के जो मेजर जो पोर्शंस थे जो कि ऑफलाइन हुए थे और ऑनलाइन नहीं हुए थे उसे हम लोग अभी देखने वाले हैं. राइट, सो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाइज इस चैप्टर में जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि कौन कौन सी एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस ने कब कब डिस्कवर की, राइट, और कैसे कैसे डिस्कवर की, ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी. एंड मेजरली जो आपको इसके डिस्कवरी में ध्यान रखना है वो एटम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनको बोलते हैं हम लोग, जो एटम के अंदर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन मेजर पार्टिकल्स हैं जिनकी डिस्कवरी से रिलेटेड आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. और आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू जो और दूसरी जो चीज़ें हैं, यानी कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर करने में काम किया था. और एक और मेजर चीज़ आपको इसमें पढ़नी है वो है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी हम लोग इसमें देखेंगे. राइट, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो सबसे पहले जो जे थॉमसन है, जे थॉमसन है डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है. व्हाट यू नीड टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू अ पेज बाय पेज इंफॉर्मेशन. ठीक है, कि आपको मैं बताता जाऊंगा कि हर एक पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और उसको अपन लोग समझते भी जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें आना है पेज नंबर 47 पे, पेज नंबर 47 पे आना है. और 47 पे आपको इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंडरलाइन करनी है वो इस पेज के राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है ना, राइट हैंड साइड में जितने भी आपको पैराग्राफ्स दे रखे हैं उसमें ऊपर से थर्ड पैराग्राफ अपने को दे रखा है कि इट वाज नोन बाय 1900s दैट द एटम वाज इनडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सबएटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन. यहाँ से आपको अंडरलाइन कहाँ से करना है, पेज नंबर 47 के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन का थर्ड पैराग्राफ. ओके, थर्ड पैराग्राफ की 1 2 3 थर्ड लाइन में यहाँ से लाइन करना है. द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन, इसको अंडरलाइन कर लेना पहले. तो इलेक्ट्रॉन किसने आइडेंटिफाई किया था, थॉमसन ने. ओके, उसके बाद इसी पैरा में 2 लाइन नीचे आपको इसमें दे रखा है ई गोल्डस्टीन है ना, ये वाला नाम जो है ई गोल्डस्टीन in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि थॉमसन ने तो किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन्स की, और जो गोल्डस्टीन थे जिसको अभी अपन ने अनलाइन किया है उन्होंने डिस्कवरी की थी अपने कैनाल रेस की, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन की. ठीक है, एक तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है. उसके अलावा इसमें अब आपको आ जाना है अपने नेक्स्ट पेज पे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाला जो टॉपिक है इसमें अपने को 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं उनको डिस्कवर करने में अपना रोल प्ले किया था, है ना.
तो सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट है थॉमसन, जे थॉमसन, वही जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल भी दिया था कि भाई जो एटम है वो ऐसा हो सकता है, ऐसा किया था उन्होंने। तो उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, दैट तो आपको उसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया था उसके बारे में उन्होंने क्या चीज़ कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जो एटम है वो एक स्फेयर की तरह होता है, स्फेरिकल होता है, और इफ़ यू सीइंग द ग्रीन पार्ट, ये जितना भी ग्रीन पार्ट है, तो थॉमसन ने बोला था कि पूरा जो स्फेयर है उसमें पॉजिटिव फैला हुआ है, सब जगह पूरा ये पॉजिटिव स्फेयर होता है, ये है ना। तो ये जितना भी ग्रीन पार्ट है सब पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होता है रैंडमली, ठीक है। तो इसको आप एज एन एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन में क्या होता है कि जितना भी रेड पार्ट है, अगर अपन उसको बीच में से काटा है तो जितना भी रेड पार्ट है वो तो सारा होता है पॉजिटिव, और जितने भी उसमें बीज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ थॉमसन ने कही थी। तो थॉमसन के बारे में अगर आपको पूछा जाए भाई थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है, तो पेज नंबर 47 पे आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। थॉमसन प्रपोज्ड दैट, ऊपर ही ऊपर जो बॉक्स है ना, बॉक्स के नीचे पेज नंबर 47 पे जो बॉक्स है उसके नीचे आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एटम कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड मतलब प्रेजेंट होता है रैंडमली। और सेकंड पॉइंट उसका है कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं, और इसीलिए जो एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, और अब इसमें क्या है ना, जितने भी एटॉमिक मॉडल्स अपन लोग देखेंगे, 3 जितने भी देख रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो थॉमसन का जो ये वाला मॉडल था उसमें इशू ये था कि इस टाइप से नहीं था एक्चुअली एटम, है ना। उन्होंने सिर्फ उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल थी उसके हिसाब से उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल बताया था। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर सही कही थी कि जो नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, इक्वल रहता है, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। ये बात सही थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है, तो आपको ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये दोनों पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको एक इसका ड्रॉबैक भी ध्यान रखना है। थॉमसन का जो ड्रॉबैक था, तो ड्रॉबैक के अंदर क्या चीज़ है, हाँ इसको आप लोग लिख लेना ड्रॉबैक को, फॉर दोज हु बेसिकली जिन्होंने नहीं पढ़ा है चैप्टर। आप इसमें ड्रॉबैक में लिख सकते हो कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल was not able to explain the presence of positive and negative charges in the sphere without a barrier between them. Okay? Without a barrier between them. So, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। और थॉमसन के मॉडल में आपको एक तो एक डायग्राम जो आपको बुक में भी दे रखा है, एक तो वो ध्यान रखना है, एक इसके दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना है, और एक इसका ड्रॉबैक ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस वाज थॉमसन। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें डिस्कवरी में कुछ और एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में कुछ रोल प्ले किया था, दैट वाज रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको कुछ 3-4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं टू बी एग्जैक्ट, आपको याद रखनी है। एक तो आपको इसमें याद रखना होता है कि जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने गोल्ड और हीलियम काम में लिए थे, क्यों लिए थे, एक तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने
जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या चीज़ देखी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो ध्यान रखना है। फिर जो भी चीज़ उन्होंने देखी उसके बेसिस पे उन्होंने रिजल्ट क्या निकाले, ये आपको इसमें इम्पोर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने ये सब के बेसिस पे अपना एटॉमिक मॉडल क्या दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो ये, और इसके अलावा ड्रॉबैक, जो ड्रॉबैक है वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। नाउ अब देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ तो गोल्ड और हीलियम के रीजंस क्या हैं, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। 47 पेज पे ही है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट इसको अंडरलाइन कर लेना। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत थिन फॉइल चाहिए थी, बहुत पतली फॉइल चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इसमें गोल्ड फॉइल ली। सेकेंड पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम एटम्स since they have a mass of 4u, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स को। उन्होंने हीलियम लिया था, हीलियम इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें वो जो फॉइल थी, गोल्ड की फॉइल थी, उस पर फायर करना था पार्टिकल्स को, और फायर करना था एक प्रॉपर वेलोसिटी में, ठीक है। तो वो जो एक प्रॉपर वेलोसिटी है वो तभी आती जब एक प्रॉपर मास होता, तो और वो प्रॉपर मास उनको हीलियम से ही मिल रहा था, दैट इज़ वाई ही चोज हीलियम। ओके, तो ये चीज़ आपको इसमें देख लेनी है, इन दोनों का रीज़न आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पेज नंबर 48 पे आप लोग आ जाओ। पेज नंबर 48 पे डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम के नीचे आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है कि क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था, देखो उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि जब वो फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फायर कर रहे हैं तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स उस फॉइल को क्रॉस कर रहे हैं, आर पार जा रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे, फॉइल से टकराकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। और थर्ड चीज़ है कि आउट ऑफ 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस रिबाउंड हो रहा था। ऑलराइट, तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई, ये 3 ऑब्जर्वेशन हो गई, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में आपको इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 3 रिजल्ट्स दिए थे रदरफोर्ड ने, वो तीनों रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं। और इसके नीचे आपको एटॉमिक मॉडल दे रखा है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा 3 पॉइंट्स का। ओके, सो दिस वाज रदरफोर्ड। एंड इसमें रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक भी है, तो ड्रॉबैक में वो ये नहीं बता पाए थे कि उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एटम जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसा सब जगह फैला हुआ नहीं रहता जैसे थॉमसन ने कहा था। उन्होंने बस इतनी सी बात कही थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में रहता है और बहुत ही कम अमाउंट में होता है, एक तो ये बात बोली। और उन्होंने ये बोला था कि इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर उन्होंने ये चीज़ कही कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और जो है ये उनका एटॉमिक मॉडल था मेनली। और ये भी उन्होंने बोला था कि भाई न्यूक्लियस और एटम के बीच में साइज़ का बहुत डिफरेंस होता है, मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और जो एटम ओवरऑल है वो काफ़ी बड़ा होता है, ज़्यादातर स्पेस जो होता है खाली रहता है एटम में। अब इनमें कमी क्या हो गई, कमी ये हो गई कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो कंटिन्यूसली कैसे घूम पा रहे हैं, उनकी एनर्जी कम क्यों नहीं हो रही, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो दैट वाज रदरफोर्ड। नेक्स्ट अप है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, नील्स बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने ये बताया कि जो एक आपका एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना, ये क्या है, ऑर्बिट्स है। और इन्हीं ऑर्बिट्स की अपनी एक एनर्जी होती है और जिससे इन ऑर्बिट्स को अपन लोग एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं,
ओके। तो एनर्जी शेल्स यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो उनको एनर्जी इन ऑर्बिट से मिलती जाती है और इस वजह से उनकी एनर्जी कम नहीं होती और इस वजह से वो कंटिन्यूसली एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम सकते हैं। तो बोर के मॉडल में आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ही एटम के अंदर अलाउड होते हैं। और सेकेंडली, while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते टाइम इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज नहीं करते क्योंकि उनको एनर्जी कंटिन्यूसली इनसे मिलती रहती है, एनर्जी शेल्स से। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखना है। दिस वाज ऑन पेज नंबर 49। और लास्ट चीज जो डिस्कवरी में है वो है न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के अंदर आपको जो फर्स्ट लाइन दे रखी है, जेम्स चैडविक या जे चैडविक जो आपको दे रखा है, डिस्कवर्ड अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेना है इसमें, जेम्स चैडविक से लेकर फर्स्ट लाइन में न्यूट्रॉन तक विच इज इन 4th लाइन। ऑलराइट, नाउ ओके, अब है आपका नेक्स्ट मेजर टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ध्यान से देख लेना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके ओके, देखो क्या है कि हर एक एटम में कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एक एटम में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और प्रॉब्लम यह है कि हर एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। कम या ज़्यादा मतलब भाई एक एटम को स्टेबल होने के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। एक एटम को स्टेबल होने के लिए फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हर एटम में जितनी उसको ज़रूरत है उससे या तो ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स या उस अमाउंट से कम होते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है ना स्टेबल होने के लिए, उससे या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से एटम्स मोस्टली कैसे रहते हैं, अनस्टेबल। ओके, तो ये जो एटम्स हैं फिर इसी वजह से और स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, या तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बाहर। और ये चीज़ आप लोगों ने 3rd चैप्टर में देखी थी, आयंस। जब आपने देखा था ना आयंस कब बनते हैं, आयंस कब बनते हैं जब एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तब आयंस बनते हैं। ठीक है, तो अपन लोग इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में अपन लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। अभी अपन ने बोर में देखा था, बोर ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो उन अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं ये चीज़ आपको इसमें जाननी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि न्यूक्लियस और उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं ये ऑर्बिट्स, है ना। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, सबसे पहले तो इनके बारे में आपको जानना है कि ये ऑर्बिट्स को आप या तो नंबर से भी पहचान सकते हो, 1 शेल, 2nd शेल, 3rd शेल, है ना, या फिर आप इनको लेटर से भी पहचान सकते हो, जैसे के शेल हो गया, फर्स्ट वाला जो है शेल के शेल, 2nd शेल को एल और 3rd शेल को एम। ठीक है, तो के एल एम या 1 2 3 इस तरीके से हम लोग इनको पहचानते हैं। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ये जो शेल्स हैं इनमें अपनी अपनी एनर्जी होती है, जैसे बोर ने कहा था, और जो शेल सबसे पास होता है न्यूक्लियस के उसमें सबसे कम एनर्जी होती है, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं उनमें कम एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन 2nd शेल में घूम रहे हैं उनमें ज़्यादा होगी, और जो 3rd में घूम रहे हैं उनमें इससे भी ज़्यादा होगी। शेल्स इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से भी ज़्यादा, बट इतना होता नहीं है, क्योंकि
देखो ओवरऑल 120 के अराउंड एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, और जो हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, यानी कि राउंड अबाउट 20 to 30 एलिमेंट्स हैं जिनमें आप इस मेथड को यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो यानी कि बहुत ही लाइटर एलिमेंट्स, यानी कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें आप ये वाला मेथड काम ले सकते हो। सो दैट्स वाई ज़्यादा शेल्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ तो पहली चीज़ तो क्या हो गई, शेल्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या हो गई कि एनर्जी सबसे कम होती है सबसे अंदर वाले शेल में, बाहर वाले में ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, जब हम इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम अंदर वाले शेल में डालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके इलेक्ट्रॉन कहीं भी डाल दो, ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर मेथड होता है। पहले हम अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, फिर ये शेल जब स्टेबल हो जाएगा, आपको हर एक शेल को स्टेबल करना पड़ेगा जब तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये शेल अगर स्टेबल हो जाता है और तब भी आपके पास बच रहे इलेक्ट्रॉन, तो आप दूसरे शेल में डालोगे, फिर आप दूसरे शेल को स्टेबल करोगे, और अगर तब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो आप तीसरे शेल में डालोगे। ये वाली चीज़ है ना, यानी कि अंदर से हमें अंदर से बाहर की तरफ जाना है इलेक्ट्रॉन्स भरते हुए, और कब तक भरना है एक शेल को, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। जैसे वो स्टेबल हो जाएगा तब हम अगले शेल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एक शेल स्टेबल कैसे होता है, वो एक मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि हर एक शेल को स्टेबल होने के लिए या तो आप उसमें जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, ठीक है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, 8, है ना। अब देखो ये कैसे हो रहा है, पहली चीज तो मैक्सिमम कैपेसिटी वाली बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे पता चलती है। तो एक फॉर्मूला है 2 × n का स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि हर एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जैसे, और यहाँ पर n की जगह n पे अपन लोग रखते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब शेल का लेवल क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है, ये वाला शेल, फर्स्ट शेल 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि फर्स्ट शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, ठीक है। जैसे एक और सेकेंड शेल की बात कर लेते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8। यानी कि सेकेंड शेल में आप मैक्सिमम 8 रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और जैसे थर्ड शेल में 2 × 3 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। सो दैट मीन्स आप थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 रख सकते हो। सो दैट मीन्स आपको अगर फर्स्ट शेल को स्टेबलाइज करना है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन से कर सकते हो, सेकेंड शेल को आप 8 से कर सकते हो, और थर्ड शेल को 18 से कर सकते हो। और अगर इससे भी ज़्यादा शेल आते हैं तो यही फॉर्मूला आप यूज में ले सकते हो टू फाइंड आउट कि उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। ओके, तो एक चीज़ तो ये हो गई स्टेबल करने वाली कि हम मैक्सिमम कैपेसिटी से स्टेबल कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ है हम लोग स्टेबल कर सकते हैं अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख पाए तो, फर्स्ट शेल को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट शेल में वैसे भी 2 ही रख सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं आती। तो फर्स्ट शेल को छोड़ के जितने भी शेल्स हैं, अगर आप उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भी रख देते हो तो भी वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और इस चीज को हम लोग बोल देते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलेंगे, ऑक्टेट रूल बोलेंगे, यानी कि जिसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर रख रहे हो लास्ट शेल में तो वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाएगा, उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरी इंफॉर्मेशन है जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहली चीज तो क्या है, हर एक न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स प्रेजेंट होते हैं एक एटम में, और इन्हीं ऑर्बिट्स या शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इन शेल्स को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेटर्स से या नंबर्स से, है ना, या तो KLM से कर सकते हैं या 1 2 3 से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज,
इसमें जो सबसे पास होता है शेल, न्यूक्लियस के जो सबसे पास होता है उसमें सबसे कम एनर्जी होती है, जो दूर जैसे से दूर जाते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। ओके, चौथी चीज, हमें इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट शेल से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट शेल में पहले भरेंगे, फिर इसको स्टेबल करेंगे, फिर सेकंड शेल में जाएंगे, फिर इसको स्टेबल करेंगे, थर्ड शेल में जाएंगे अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो। पांचवी चीज, स्टेबल करने के लिए हर एक शेल को या तो आप उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है उतने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, जो कि हम 2n² वाले फॉर्मूला से पता कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो फर्स्ट शेल को छोड़ के। अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन्स रख देते हो तो भी हर एक ऑर्बिट क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ये 5 चीजें हैं, ये 5 बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो जैसे एक है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 है। एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अब आपको इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपको उस तरीके से अरेंज करना है। तो न्यूक्लियस हो गया, है ना, फर्स्ट शेल। अब फर्स्ट शेल को अपन पहले स्टेबल करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं फर्स्ट शेल को स्टेबल करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये 2 रख दिया हमने, ठीक है। कितने बचे? 3। तो अब हम लोग एक और शेल बना देंगे और इसमें अपन लोग रख देंगे 1 2 3। तो ये हो गया इसके टोटल 5। और लिखने में कैसा आता है? k = 2, l = 3। k शेल में 2 है और l में 3 है। तो यानी कि इस एटम को ये क्या है, अभी स्टेबल नहीं है ना, क्योंकि इसमें लास्ट शेल में कितने आ पाए? सिर्फ 3 ही आ पाए। तो ये एटम क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, जैसे हीलियम ले लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अब हीलियम में क्या है? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में हमने डाल दिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो दैट मीन्स क्या है? हीलियम क्या हो गया? स्टेबल है हीलियम, क्योंकि इसमें फर्स्ट एक ही शेल है और वो शेल भी कैसा है? सही है, स्टेबल है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में अगेन कितने रखते हैं अपन लोग? 2 रख सकते हैं। 2 रख दिए, फर्स्ट शेल हो गया स्टेबल। कितने बचे? 5। तो अब एक और शेल बना देंगे और इसमें रख देंगे 1 2 3 4 5। तो ये हो गए टोटल, कितने हो गए? 5 और 2 7। अब भी ये जो लास्ट, इसका भी जो लास्ट वाला ये जो शेल है ये क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें 5 ही हैं और होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे, ठीक है। थोड़ा और एक हैवी एग्जांपल अपन लोग लेते हैं। लेट्स से कैल्शियम है। You can write this example down because I'm going to erase it. So कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, यानी कि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने बचे? 18। सेकेंड शेल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट शेल स्टेबल हो गया, सेकंड शेल भी स्टेबल हो गया। लेकिन अपने पास कितने बचे? अब 2 तो फर्स्ट शेल में डाल दिए, 8 सेकंड शेल में डाल दिए, कितने हो गए? 10। अपने पास कितने बचे? अब 10 और बचे, है ना। तो तीसरा शेल और बनाएंगे। अब थर्ड शेल में की कैपेसिटी कितनी थी? 18 थी।
तो आपको स्टेबल करने के लिए या तो इसमें 18 रखने पड़ेंगे या फिर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितना 8 रखने पड़ेंगे। 18 अपने पास बचे ही नहीं है, अपने पास 10 ही बचे हैं, तो अपन लोग इसमें 18 तो नहीं रख सकते। तो हम फिर अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, 8 रख देंगे इसमें, है ना। सो इसमें भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दिए। तो 2 8 8, अब अपने पास कितने बचे, 2। तो उसके लिए अब हमें एक और शेल बनाना पड़ेगा जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। ऑलराइट, सो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8, M में भी 8, और लास्ट जो शेल था उसमें आ गए 2, है ना, KLMN इसमें आ गए 2। ठीक है, सो ये वाली जो चीज़ है ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो टेबल दे रखी है, आपको एक टेबल दे रखी है विच इज़ ऑन पेज नंबर 51 पे एक टेबल दे रखी है। उसमें स्टार्टिंग के 3 कॉलम्स आपको याद रखना है। 3 कॉलम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नेम ऑफ एलिमेंट आपको ध्यान रखना है, शुरुआत से लेकर हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक, है ना। दूसरा सिंबल आपको ध्यान रखना है, और तीसरा आपको एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट पे है, हीलियम सेकंड पे है, लिथियम थर्ड पे है, बेरिलियम 4 पे है, बोरॉन 5 पे है। ऐसा एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है, क्योंकि जितना इसमें एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ध्यान रखना है, और ये टेबल आपको ध्यान रखनी है फॉर दिस चैप्टर। टेबल 4.1 आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें आपको एक छोटा सा काम और करना है फॉर योर दिवाली ब्रेक। आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं कि ये जो इसमें 18 है, 18 एलिमेंट्स में 2 और आप ऐड कर लो। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम, सिंबल है K, और 20 नंबर पे आता है कैल्शियम जिसका सिंबल है Ca। ये दोनों भी आप ऐड कर लो। आपको क्या करना है कि अपनी जो नोटबुक्स हैं उसमें इनके ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ भी करना है और ऐसा लिखना भी है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इनकी वैलेंसीज भी लिखनी है। क्या करना है, एक पेज पे एक तो आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है, एक सिंगुलर एलिमेंट का एक पेज पे एक तो आपको ड्रॉ करना है, और दूसरी चीज आपको ये लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, और तीसरी चीज आपको इनकी वैलेंसी लिखनी है। ये आपको करना है 20 एलिमेंट्स के लिए। सो दैट मीन्स आपका दिवाली होमवर्क हो जाएगा राउंड अबाउट फॉर 20 पेजेस। 20 पेजेस का ये दिवाली होमवर्क आपको करके लेके आना है इन योर द ऑफलाइन क्लासेस व्हेनेवर दे विल बी स्टार्टेड। ऑलराइट, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपको होमवर्क में क्या करना है, जो 20 एलिमेंट्स हैं, एक तो इनको याद करना है एटॉमिक नंबर्स, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहली चीज़ तो थी नेम ऑफ द एलिमेंट, दूसरी चीज़ थी सिंबल, तीसरी चीज़ थी एटॉमिक नंबर। ये 3 आपको याद रखने हैं 20 तक, है ना, पेज नंबर 51 पे टेबल जो है। और लिखने में क्या करना है, ये ड्रॉ करने हैं, ये चीज़ें ड्रॉ करनी है, और हर एक पेज पे एक एक एलिमेंट का ही आप करोगे, यानी कि 20 पेजेस हो गए। दोनों साइड भी कर सकते हो, आगे पीछे, जैसे एक पेज है उसके इस साइड एक एलिमेंट और उसके इस साइड इस एलिमेंट भी कर सकते हो, लेकिन हर एक एलिमेंट का अलग अलग करना है। ओके, आपकी नोटबुक में जो यूजुअल आपकी केमिस्ट्री की नोटबुक है उसमें आप ये वाला काम कर सकते हो। तो हर एक पेज पे एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी वैलेंसी, ये आपको उसमें लिख के लेके आनी है। ओके, ये आपका दिवाली होमवर्क है, एंड इस चैप्टर को आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है।
एंड जो वर्क है वो आपको करके लेके आना है व्हेनेवर योर ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट. एंड yeah, that's about it. So until we meet again, you just have a good day.